हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपको मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी। करंट अफेयर उससे पहले मैंने आपको जुलाई का पढ़ा रही हूँ। जुलाई का क्या होगा, अभी ये जो करंट अफेयर्स में ये जो वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स की, ये जनवरी से है, 2022 जनवरी से लेकर ये है आपकी 7 जनवरी तक की। ठीक है, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का इसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। उसमें टॉपिक है और 2-4 क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि टॉपिक के साथ ही मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, आपको क्वेश्चन भी बताने हैं। और ऐसे ही जैसे जनवरी का करा रही हूँ, फिर उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक का आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, जल्दी से हम एक एक वीक का ही आपको करंट अफेयर्स कराऊंगी। जैसे आज मैंने एक वीक का, फिर कल को, फिर दूसरे वीक का, ऐसे आपका करंट अफेयर्स क्या होगा, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स अच्छे से हमारा मजबूत होना चाहिए, ताकि हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो हमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं अगर करंट अफेयर से अगर अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं तो मैं अपना करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। इतना हमें कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाना है करंट अफेयर्स को लेके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है, पहले आपका टॉपिक है ये, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, ये कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 29 दिसंबर 2021 को। किसने किया था? जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव, ठीक है, वैष्णव जी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। आपको इतना याद रखना है कि 29 दिसंबर 2021 को किसने किया था? सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी जी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया है। अगर देखते हैं इस मिशन के तहत देश में कितने सेमीकंडक्टर्स के विकास और भारत में विनिर्माण परिस्थिति तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो इच्छुक कंपनियां हैं, दिनांक 1 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इस मिशन की स्थापना भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिज़ाइन वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। क्यों की गई थी? अगर उद्देश्य की बात करें तो कि इस मिशन की स्थापना क्यों की गई है, तो भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिज़ाइन में वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में कि ये क्या है। ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एक विशिष्ट और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। सेमीकंडक्टर फेब योजना और डिस्प्ले फेब योजना के तहत आवेदकों के साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, ताकि लोगों के साथ क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर फेब योजना है और डिस्प्ले फेब योजना है, उनके आवेदक जो होंगे उनके साथ क्या है, इंटरकनेक्ट हो पाओगे आप अच्छे से। चलिए दूसरा देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन। याद रखना, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी? दिनांक 31 दिसंबर 2021 को चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? चीन के संघाई प्रांत में। संघाई प्रांत आपको सुना होगा, चीन का संघाई प्रांत दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। संघाई ने विश्व के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर में अपनी रैंक को बरकरार रखा है। ठीक है, संघाई में क्या है कि 2 नई मेट्रो लाइनों में 14 और 18 लाइन पहले चरण के साथ शहर में कुल मेट्रो नेटवर्क की लंबाई कितनी? 831 किलोमीटर हो गई है। शहर में क्या है कि पूर्ण रूप से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या बढ़कर कितनी? 5 हो गई है अब, जिसका परिचालन जिसकी परिचालन लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर है। कुल मिलाकर वर्तमान समय अगर पूछें कि वर्तमान समय तक शहर में 20 मेट्रो लाइनें और 508 स्टेशन हैं। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कुल मिलाकर वर्तमान में समय तक शहर में कितनी 20 मेट्रो लाइन और 508 स्टेशन है। संघाई मेट्रो नेटवर्क के बारे में बात करें, संघाई के मेट्रो नेटवर्क के बाद क्या है कि बीजिंग आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संघाई मेट्रो तो है ही, लेकिन इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद बीजिंग आता है, जिसके पास क्या दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। जिसके पास क्या है कि दूसरा मेट्रो नेटवर्क है, दूसरा सबसे बड़ा,
बीजिंग डेली रिपोर्ट के अनुसार कितना 2021 में लगभग 53 किलोमीटर लाइन के निर्माण के साथ क्या है कि जो बीजिंग की ट्रैक लंबाई है 780 किलोमीटर तक फैली हुई है। वह इसकी स्टेशन की संख्या कितनी है 450। याद रखना, इसकी स्टेशन की संख्या है 450 और पहले संघाई है चीन का, फिर उसके बाद में क्या है बीजिंग है। सबसे लंबी लंबी मेट्रो लाइन के बारे में, ठीक है, संघाई प्रांत चीन का। बात करें झांसी रेलवे स्टेशन, अभी आपको पता होगा कि झांसी का जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है योगी जी के द्वारा, ठीक है। क्या कराया उन्होंने, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया है। नाम को बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया है। हाल ही में कहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश का झांसी है उसमें झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी, ठीक है। सरकार, राज्य सरकार ने 2 रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले हैं। 2 रेलवे स्टेशन के नाम बदले हैं, कौन कौन से, एक तो मुगलसराय नाम बदलकर क्या रख दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया है। जंक्शन और फैजाबाद रेलवे स्टेशन को आयोध्या कैंट के रूप में बदल दिया है, ठीक है। तो याद रखना ये बात। जो लक्ष्मीबाई स्टेशन है, लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रख दिया है और मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया है। जंक्शन और फैजाबाद का रेलवे स्टेशन का नाम आयोध्या कैंट रख दिया है। देखते हैं मींदम मंजमपई योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो ये की गई है तमिलनाडु में। आपको ध्यान देना है कि मींदम मंजमपई योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो तमिलनाडु में। जनता तमिलनाडु की राजधानी क्या है, कमेंट में करके बताओ, ठीक है। आपको कमेंट में बतानी है कि राजधानी क्या है तमिलनाडु की। जनता द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मिंदम मंझपाई योजना शुरू की है। क्यों की है, ताकि जो आप क्या है कि जो कपड़े के जो थैले होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें उनको, और जो प्लास्टिक है उनकी थैलियों को बंद कर सकें, ठीक है। इसलिए ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, याद रखना मुख्यमंत्री का M.K. स्टालिन, मिंदम मंझमपई योजना उन्होंने क्या है शुरू किया है। इस अभियान का आयोजन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने किसके द्वारा इसे चलाया गया इस अभियान को, तो याद रखना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। यह जागरूकता अभियान है। आप ये क्या है कि जागरूकता बढ़ाना है लोगों में, ताकि आप जो प्लास्टिक की चीज़ें उन्हें बंद कर सकें, और जो कपड़े के थैले हैं उन्हें मतलब आप बताएं लोगों को। इसमें इस अभियान का क्या है, पीले कपड़े के थैले के या मंझम पई के उपयोग पर केंद्रित है, ताकि जनता को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बैग के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहन मिले। पीले कपड़े के थैले, याद रखना। हाल ही में क्या है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो ये क्या है लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एयर स्पेस क्रूज मिसाइल का निर्माण इकाई की आधारशिला लखनऊ में रखी है। इसके साथ ही क्या है कि DRDO की रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की नींव भी रखी है। यह परियोजना लगभग कितना 5,500 लोगों की रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहाँ गया यार। तो ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये इस वर्ष जनवरी में UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा भारत। वर्ष 2012 में UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के बाद भारत 10 वर्षों के लंबे समय के बाद क्या है कि जनवरी 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता किसने करी है, तो आपको याद रखना है भारत ने करी है। किसने, भारत ने की है। तो ये बात आप याद रखना है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट। दिनांक 8 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र
में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने इसकी घोषणा की थी कि भारत यूएनएससी में 3 महत्वपूर्ण समुदाय की अध्यक्षता करेगा। तो दिनांक कब? 8 जनवरी 2021 को किसने, संयुक्त राष्ट्र ने बोली थी ये बात। ठीक है, तो ये हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है। तो आपको ये बताना है इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है। तो ये है मालदीव से संबंधित है। किससे संबंधित है ये बच्चे? मालदीव से संबंधित है। इस अभियान का नेतृत्व मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल्ला यामीन ने किया था। मालदीव में राजनीतिक दलों ने इस अभियान का विरोध भी किया है। जो मालदीव के राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस अभियान का क्या किया? विरोध भी किया है। लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया है? इसका नेतृत्व किया है मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल्ला यामीन ने किया है। इस अभियान की बात करें तो इस अभियान की इसलिए शुरू किया गया है कि क्योंकि भारत सुरक्षा सहयोग के माध्यम से मालदीव एक सैन्य उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत के सहयोग से मालदीव में भी एक सैन्य उपस्थिति स्थापित हो सके, इसलिए उसका यही उद्देश्य है। साहिबजादा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। साहिबजादा दिवस मनाया जाता है 27 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके 4 साहिबजादों की शहादत के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जिसे शक सरहिंद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? शक सरहिंद के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखना। भारत में क्या है? भारत में यह दिवस सबसे पहले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया गया था। भारत में यह दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? 2020 में मनाया गया था। कब? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना। इस दिन पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक शहीदी जोर मेला भी आयोजित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए कि जोर मेला, अगर आपसे पूछा जाए शहीदी जोर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो पंजाब का जो फतेहगढ़ है, फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोर मेला आयोजित किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही पूछे जाते हैं, सब पर आपको ध्यान देते चलना है। क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? पढ़े भारत 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान, ये देखते हैं। दिनांक 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का क्या है? शुभारंभ किया है। तो याद रखना किसने किया है? मंत्री जो हैं, जो केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री हैं, उन प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। अभियान छात्रों में सीखने के स्तर पर क्या है कि सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया कि जो उन्होंने सीखा है उसमें सुधार आ सके। ठीक है, इसलिए इसे शुरू किया गया है। क्योंकि ये क्या है? रचनात्मकता है आएगी, इससे महत्वपूर्ण चिंतन आएगी। शब्दावली के साथ साथ क्या है कि मौखिक और लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता में विकसित करता है। ठीक है, जो मौखिक होता है, बोलने की जो क्षमता होती है, लिखने की क्षमता, दोनों ही क्या होगा? उन दोनों ही उनके विकसित होंगे। इससे बच्चे का जो परिवेश होगा एवं वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद रहती है। बाल वाटिका में क्या है? बाल वाटिका में 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा रहेंगे। दिनांक 1 जनवरी 2022 से इसे शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक यह अभियान आयोजित किया गया है। इस अभियान के मकसद में क्या है कि जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं, अभिभावकों, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित क्या है कि जो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर सभी हितधारकों को क्या है कि भागीदारी सुनिश्चित करना है। जो इस अभियान का मकसद क्या है? जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं, ठीक है, जो अभिभावक हैं बच्चों के या समुदाय हैं, उनमें सभी के जो क्या है कि राष्ट्रीय राज्य स्तर पर सभी की जो भागीदारी को सुनिश्चित करना है। हाल ही में पीएम मोदी ने, अब आपसे मैंने ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, हाल ही में ये नहीं पढ़ा है लेकिन आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कानपुर में किया था। आपको पता होगा वर्ष 2014 में कानपुर मेट्रो के पथ की लंबाई 9 किलोमीटर व वर्ष 2017 तक सिर्फ 18 किलोमीटर की थी। लेकिन क्या है कि कानपुर के रेलवे ग्राउंड निराला नगर में आयोजित समारोह में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या है?
ये इससे हो जाता है, ये जब इससे तो ये क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अरे यार ये हो रहा है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने क्या है कि बिना पनकी और मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी परियोजना का भी क्या किया है, उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये बात याद रखना। रानी लक्ष्मी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो दिनांक कब, 30 दिसंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने झांसी में क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण शुरू किया है। ठीक है, शिलान्यास क्या है, प्रतिमा का क्या किया है, अनावरण किया है। इस अवसर पर क्या होगा कि जो केंद्रीय मंत्री ने विवेकानंद छात्रावास एवं क्या है कि आवासीय परिसर तथा छात्र व छात्राओं के लिए छात्रावासों का लोकार्पण और सभागार का शिलान्यास किया है। श्री तोमर जी ने बताया कि बुंदेलखंड का अंचल में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने अल्प समय में क्या है कि अच्छी प्रगति की है। उन्होंने बताया है कि जो बुंदेलखंड अंचल में जो स्थापित है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उसने क्या है कि बहुत ही कम समय में अच्छी प्रगति की है। इसलिए क्या हुआ है, और इन्होंने बोला है कि अंचल में कृषि को उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर पहुंचाने में इस विश्वविद्यालय और वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। उन्होंने ये बात भी बोली है। संसद के एक अभियान द्वारा क्या हुआ है, 2014 में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 अधिनियम संशोधन 10/2014 के तहत रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय योजना विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि झांसी में कृषि संबंध विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना है। कृषि के क्षेत्र में शोध विस्तार, शिक्षा कार्यक्रमों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों के साथ संबंध को क्या है कि बढ़ावा देना है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि नाम से ही पता चल रहा है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो उसमें क्या है कि जो कृषि के क्षेत्र है उसमें क्या है कि कैसे शोध को बढ़ावा दिया जाए, कैसे इसका विस्तार किया जाए। लोग बागों में क्या है कि कृषि को लेकर शिक्षा की बहुत बड़े स्तर पर कमी है। तो कृषि के क्षेत्र में भी शिक्षा देने के लिए ही, इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आधारशिला रखी है। सिंथेटिक हॉकी मैदान में, फुटबॉल मैदान में, बास्केट में, वॉलीबॉल में, हैंडबॉल में, कबड्डी मैदान में, लॉन टेनिस कोर्ट, जिमेनेजियम हॉल में, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल और बहुउद्देशीय हॉल में क्या हुआ है कि साइकिलिंग वेल्ड्रोम सहित आधुनिक और अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे से लैस इस खेल के विश्वविद्यालय लगभग कितना 700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसमें क्या है कि 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को क्या है प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता होगी। तो इसलिए इसे शुरू किया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का प्रवर्तित मेजर ध्यानचंद, आपको पता होगा कि ये हॉकी के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन नाम आपको मैं बता चुकी हूँ। परिवर्तन नाम क्या था, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। कि हाल ही में किसने, योगी आदित्यनाथ जी ने। इससे पहले भी उन्होंने 2 रेलवे स्टेशन का नाम बदला है। मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया है और फैजाबाद का आयुधा कैंट रख दिया है। भावनगर करेगा हर घर जल सुनिश्चित। तो गुजरात का जो 6 जिले हैं, गुजरात के 6 जिलों में 100% ग्रामीण परिवार को क्या है कि अपने घरों में नल के पानी की आपूर्ति, और 17 जिलों में 90% से अधिक घरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद अब गुजरात ग्रामीण घरों में पानी पीने की आपूर्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। हर घर पानी योजना सबसे पहले किस राज्य के द्वारा मतलब पूरी की गई है, तो गोवा पहला स्टेट बन गया है जिसके नलों में, टंकियों में पानी मतलब हर घर योजना हो चुकी है, हर घर में पानी की टंकी है। तो गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है
जिसने अपने यहाँ पर हर घर जल योजना को पूरा किया है। तो राज्य में क्या है कि यहाँ पर भी गुजरात के जो 6 जिले हैं, राज्य में लगभग 90% घरों में क्या है कि पाइप से पेयजल आपूर्ति होगी। अक्टूबर 2022 तक गुजरात ने 100% के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई है। 2022 तक क्या होगा कि 100% तक हम सब घरों में पानी की जो है आपूर्ति को क्या है कि तेजी से बढ़ा देंगे। ठीक है, पानी की आपूर्ति फिर नहीं रहेगी। सब घरों में क्या होगा कि पानी का पूरी तरीके से पाइप पेयजल होगा। पाइप लगा दिए जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि भावनगर जिले में क्या है कि भावनगर जिले में गांवों की दोहरी जल स्रोत योजना है। सूखे महीने के दौरान क्या है कि ग्रामीण लोग माही पारित क्षेत्रीय जलपूर्ति योजना से पानी प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या है कि GWSSB गांव स्तर तक पानी की आपूर्ति करता है। जिले में अच्छी संख्या में ग्रामीण परिवार भी वर्षा जल के संचयन का अभ्यास करते हैं। ग्राम स्तर पर क्या है कि जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन GWASMO जल नवीन मिशन JJM कार्यान्वयन के तकनीकी हिस्से का नेतृत्व कर रहा है। अगस्त 2019 जब जल जीवन मिशन JJM की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो अगर आपसे पूछा जाए कि JJM मिशन जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में हुई थी। भावनगर में लगभग 85% ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति का प्रावधान था। 85%। भारत में चीते के लिए शुरू की गई कार्य योजना क्या है? तो ये देखते हैं कि 5 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में चीते को लाने के लिए क्या है कि एक कार्य योजना लॉन्च की है। इसके तहत क्या है कि जो केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय है, चीता टास्क फोर्स नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के साथ सहयोग करने के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से लाए जा रहे हैं? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। इस कार्य योजना के बारे में बात करें तो इस कार्य योजना के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्या है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया जारी की गई थी। इसके तहत क्या है कि इसके तहत है कि भारत में अगले 5 वर्षों में 50 चीता लाए जाएंगे। इनमें कितना 12 से 14 चीतों का आयात दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया से किया जाएगा। प्रत्येक चीता उपग्रह GPS हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कॉलर से लैस होगा। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुनी पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, KNP ले जाया जाएगा। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के कुनो पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें क्या है रखा जाएगा। और किन से लैस हैं ये? प्रत्येक चीता क्या है कि उपग्रह GPS हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कलर से लैस होंगे, ठीक है, ताकि उनका सबका पता लगाया जा सके। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा देखते हैं। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया गेम्स को शुरू किया गया है। पिछले वर्ष कोरोना महामारी की खराब स्थिति कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद क्या है कि अब ये जनवरी 2022 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। हरियाणा में तो क्या है कि 2022 में किया गया है, लेकिन आगे को याद रखना है 2023-22 का आयोजन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में राज्य के मंत्रिमंडल ने भोपाल से खेलों की मेज़बानी करने की मंजूरी दी है। आपको ये बात याद रखनी है कि इसके बाद जनवरी 2000 में खेलो इंडिया गेम्स आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, ये तो हरियाणा था, लेकिन यहाँ पे 2022-23 का आयोजन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये आपको यहाँ पे समझना है, नाम याद रखना है। ठीक है, मंत्रिमंडल ने क्या है कि भोपाल से खेलों की मेज़बानी करने की मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना के लिए क्या है कि मंत्री परिषद ने 50 एकड़ भूमि आवंटन को भी क्या किया? मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने पहले चरण के लिए 176.59 करोड़ दिए हैं। तो याद रखना। खेलो इंडिया गेम्स यूथ की बात करें तो 2023 के बारे में, इसके तहत क्या है कि लगभग 25 कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा। 5 पारंपरिक खेल होंगे, जैसे योग, मलखम्ब, थांग ता, कलारीपट्टू और गतका। इनमें से कौन से ऐसे खेल हैं जिन्हें अभी मतलब इस लिस्ट में लाया गया था, तो आपको बताना है। ठीक है, ये मलखम्ब है, थांगता है, कलारीपट्टू है, गतका है, इसमें शामिल है पारंपरिक खेल। ठीक है, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद और दिल्ली जैसी 5 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। लगभग 8,500 से अधिक खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे।
आपको इनके नाम बताने हैं। मलखम्ब किसका है, पारंपरिक खेल किसका है, जैसे ही, ठीक है। मलखम्ब, थांग ता, कलियारुपट्टू और गतका, इनको आपको कमेंट में करके बताने ये कहाँ के हैं, किस स्टेट के खेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी। थैंक यू सो मच।